Assalamu alaikum. Welcome to Perfect Fit Stitching. Today is class number 3 part 2 and the topic is how to take care of stitching machine. सिलाई मशीन का ख्याल कैसे रखें। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्लींजिंग एंड ऑयलिंग ऑफ द स्टिचिंग मशीन, सिलाई मशीन की सफाई और उसको ऑयल कैसे देंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ स्विंग, यानी सिलाई के मसाइल और उसके हल। अब हम ये देखेंगे कि सिलाई के दौरान हमें कौन कौन से मसाइल दरपेश हो सकते हैं, जैसे कि मशीन बाइंड्स और नॉइजी, यानी मशीन का रुककर चलना या आवाज़ देना। सिलाई मशीन कभी कभी बहुत भारी हो जाती है, हम स्टिच लगा रहे होते हैं लेकिन उसे खींचते जाते हैं कपड़े को, लेकिन वो भारी चलती है। तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है या वो कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, हम इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। फिर अपर थ्रेड ब्रेकेज, ऊपर से धागा अगर टूट जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या मसला आ सकता है। लोअर थ्रेड ब्रेकेज, अगर नीचे वाली साइड यानी बॉबिन वाली साइड से अगर धागा बार बार टूट रहा है, फिरकी में से धागा टूट रहा है, तो वो क्यों टूट रहा है और उसका क्या हल होगा, हम अभी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्किप स्टिचेस, मशीन का टाप देना, उर्दू में इसे टाप देना कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्किप स्टिचेस। जब मशीन छोड़ छोड़ के स्टिच लगा रही हो या कहीं पे उसका बाइंड हो रही हो स्टिच, कहीं पे स्टिच बाइंड ना हो रहा हो, तो क्या इशू हो सकता है, हम इसे डिस्कस करेंगे। नीडल्स ब्रेक्स, यानी सुई का बार बार टूटना। स्टिचिंग इज बैड और टेंगल्ड अप, गंदे स्टिच लगना या ऊपर वाली साइड पे धागे का ठीक से ना चलना और नीचे वाली साइड पे धागे का ठीक से ना आना। तो वन बाय वन हम टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ऐसा ये मसाइल हमें क्यों आ रहे हैं और इनका क्या हल हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मशीन बाइंड्स और इज नॉइजी, मशीन का भारी चलना या आवाज़ देना। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। डर्टी बॉबिन एरिया, शटल की जगह पर गंदगी होना। अक्सर जब हम सिलाई बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो फीड डॉग है, जो शटल एरिया है, इन तमाम जगहों पर धागे के रेशे ऑयल के साथ मिलकर एक बिल्कुल स्मूथ फैब्रिक टाइप लेयर बना देते हैं। अगर इनको टाइमली हम क्लीन ना करें तो क्या होता है, मशीन भारी चलने लगती है, कपड़ा जो है वो फीड डॉग में यानी दंदाल में फंसना शुरू हो जाता है और कपड़ा आगे खिंचता भी नहीं है, मतलब आगे की तरफ मूव भी नहीं करता। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वी शुड हैव टू क्लीन डर्टी बॉबिन एरिया। इसका सल्यूशन क्या होगा कि हमें इस एरिया को क्लीन करना होगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है लूज स्क्रूज, यानी मशीन के पेच का ढीला हो जाना। जब हम सिलाई मशीन कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते हैं, मशीन के जो जहाँ पे पेच और नट के साथ मशीन के पार्ट्स को कसा हुआ होता है वो लूज़ हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, मशीन के पार्ट्स में से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। सो हमें टाइमली उसका सलूशन क्या है, हमें इन तमाम स्क्रूज़ को टाइट कर देना है जब भी हमने मशीन को क्लीन करना है। थर्ड चीज़ क्या है, मशीन ऑयलिंग इशू। मशीन को तेल ना दिया गया हो कि अगर हम सिलाई मशीन को टाइमली ऑयलिंग नहीं करते तो उसके पार्ट्स में फ्रिक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मशीन में से आवाज़ आने लग जाती है, उसके पार्ट्स आपस में घिसना शुरू हो जाते हैं और अगर ऑयलिंग बहुत लेट कर दी जाए तो इससे एक मशीन के पार्ट्स का डैमेज होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इसका सलूशन क्या है, हैव टू प्रॉपरली ऑयल और स्टिचिंग मशीन। हमारा सेकेंड टॉपिक है अपर थ्रेड ब्रेकेज, यानी ऊपर वाली साइड का जो धागा है उसका बार बार टूटना। तो उसकी वजह क्या हो सकती है, अपर टेंशन टाइट, ऊपरी धागा ज़्यादा खिंचा हुआ होना, यानी जो हमारा जो टेंशन एरिया है, अगर हम उसका वहाँ से भी धागे को ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो क्या होगा, जब सिलाई मशीन चलाएंगे धागे पे प्रेशर बढ़ जाएगा और धागा टूट जाएगा, क्योंकि जब वो टाइट होगा तो वो खींचेगा नहीं और जब खींचेगा नहीं तो धागा टूट जाएगा। सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है, नीडल ब्लंट और बेंट, सुई का भूरा हुआ होना या सुई का मुड़ा हुआ होना। टू द नीडल, ये आगे से भूरी हुई है और अगर आप इसकी तरफ देखें तो इसका ऊपर से एरिया भूरा हुआ है। इस तरह की सुई अगर मशीन में लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी सिलाई प्रॉपर नहीं आएगी और धागा बार बार टूटता रहेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुअर क्वालिटी थ्रेड, धागा बारीक या कच्चा होना। तो आपने जब भी स्टिचिंग करनी है तो अच्छी क्वालिटी का थ्रेड इस्तेमाल करना है। हम जो प्रोफेशनल स्टिचिंग करते हैं उसके लिए हम फैल्कन, अब देखें उसके लिए हम ये फैल्कन के धागे इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर हम सस्ते के चक्कर में धागा जो है वो कच्चा ले आते हैं, जब हम सिलाई मशीन में डालते हैं धागे को तो उस वक्त सिलाई करते हुए वो बार बार टूटता रहता है। सो इसलिए आप फैल्कन के धागे यूज़ करें, इससे क्या होगा कि आपकी स्टिचिंग भी नीट आएगी और आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम इसमें दरपेश नहीं होगी। फोर्थ रीज़न क्या है, थ्रेड नॉट प्रॉपरली पास, यानी मशीन में धागा डालते वक्त किसी एक पॉइंट में धागा नहीं डाला और सुई में डाल दिया, यानी आपने टेंशन में नहीं डाला और सुई में डायरेक्ट धागा जो है पास कर दिया, तो इससे क्या होगा कि आपकी सिलाई मशीन नहीं चलेगी, धागा टूट जाएगा या टेंगल हो जाएगा, वो स्पूल के ऊपर लिपट जाएगा लेकिन मशीन नहीं चलेगी। फिर क्या है जी, नॉट बाइंड्स इन थ्रेड, धागे में गिरा लगी हो। अगर तो आप पुअर क्वालिटी का धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, तो आपका धागे में उसमें गिरा भी लगी हो सकती हैं
धागा कच्चा भी हो सकता है, कोई भी ऐसा इशू हो सकता है, तो आपकी मशीन में धागा बार बार टूट ही जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी का थ्रेड इस्तेमाल करें। हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है लोअर थ्रेड ब्रेकेज, यानी शटल की जगह का जो धागा है उसका टूटना। अब नीचे वाला जो हमने मशीन में धागा फिल किया हुआ है उसके बार बार टूटने का रीज़न क्या हो सकता है? बॉबिन केस टेंशन टाइट, फिरकी कवर जो है उसका धागा खींचा हुआ हो, बॉबिन केस डर्टी, फिरकी की डब्बी गंदी हो। ये देखें, अगर तो बॉबिन की टेंशन टाइट हो गई है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस स्क्रू से बॉबिन जो है टेंशन जो है वो बॉबिन की टाइट होती है और लूज़ भी टाइट और लूज़ होती है। सो अब क्या होगा अगर इसकी टेंशन टाइट हो गई, अगेन मैंने बॉबिन में धागा डाला, उसकी टेंशन टाइट है, तो क्या होगा, धागा टूट जाएगा। इसी तरह अगर बॉबिन का एरिया गंदा है, यहाँ से ये डर्टी है, इसके अंदर ब्लंट यहाँ पे फंस जाता है, इसके अंदर यहाँ पे ब्लंट फंस जाता है, और अगर ये भी डर्टी है तो क्या होगा, हमारा धागा नीचे वाली साइड से टूट जाएगा। वीक थ्रेड, वही बात आ गई कि आपने पुअर क्वालिटी का अगर धागा यूज़ किया है तो वो भी नीचे वाली साइड से भी बार बार टूट सकता है। और शटल एज नॉट शार्प और ब्लंट, शटल का जो कोना है वो भूरा हुआ हो या तेज़ ना हो, और शटल का जो ये वाला एज होता है, ये शटल है, ठीक है जी, इसका जो ये एज है अगर तो ये फाइन नहीं है, शार्प नहीं है, तो धागा टूटेगा, या इसमें सुई लग लग के यहाँ पे ये ब्लंट हो गया है, इस मुड़ गया है यहाँ से, तो भी धागा बार बार टूटेगा। सो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपका ये जो शटल है ये भी प्रॉपर, और आप इसे रेगमाल से भी शार्प कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्किप्ड स्टिचेस, धागे का टाप देना। अच्छा जी, अक्सर हम सिलाई कर रहे होते हैं और उस दौरान क्या होता है, ये हमारी स्मूथ सिलाई जा रही है और एकदम से क्या आता है, इतना गैप आ जाता है, फिर स्मूथ सिलाई चलती है और फिर इतना गैप आ जाता है, फिर हम जिस तरह सिलाई करते रहते हैं धागे में गैप आने लगता है। उसकी रीज़न क्या होती है, रॉन्ग नीडल साइज़। सिलाई मशीन में 16 नंबर नीडल यूज़ होती है, अगर हम इस 16 नंबर नीडल इस्तेमाल नहीं करते या हम जोकी मशीन की नीडल सिलाई मशीन में इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान भी हमारा स्टिच कुछ इस तरह दिखेगा। नीडल एज अगर भूरा हुआ है या तो वो मुड़ा हुआ है, उस सूरत में भी धागा इस तरह से ही सिलाई आएगी। और उसके साथ साथ ये भी होगा कि जब नीडल नीचे से धागा लेकर ऊपर की साइड पे आएगी तो वो कपड़े का धागा भी साथ खींच लेगी, और अक्सर ये इशू फैब्रिक के साथ आ रहा होता है, ख़ास तौर पे सिल्क के फैब्रिक पर। नीडल डू नॉट फिट प्रॉपरली, सुई ठीक जगह पर ना लगाई गई हो, यानी जिस तरह से सुई को फिट करना होता है सिलाई मशीन में, अगर हमने उसको उस तरीके से फिट नहीं किया और चपटा हिस्सा जो है नीडल का हमने दूसरी साइड पर लगा दिया, तो क्या होगा, तभी सिलाई नहीं लगेगी, या तो टाप आएगी या सुई टूट जाएगी और या फिर सिलाई ही नहीं लगेगी। ठीक है, प्रॉपर साइज़ की इस्तेमाल करनी है, नीडल का एज जो है वो प्रॉपर शार्प हो और प्रॉपरली अपनी जगह पर फिट किया गया हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज नीडल ब्रेक्स, सुई टूटना। रीज़न एंड सॉल्यूशंस क्या हैं? नीडल क्लैंप टू लो, सुई नीचे करके लगाई गई हो। अक्सर ऐसा होता है, नीडल जिस क्लैंप के ऊपर लगती है, जिस बार के ऊपर लगती है, उसमें 2 स्क्रूज होते हैं, एक स्क्रू नीडल को अपर एज को टच करता है और एक स्क्रू नीडल को टाइट करता है। अब होता क्या है, अक्सर हम नीडल को स्क्रू में फिक्स करते हैं और साथ ही टाइट कर देते हैं, हम ये ख्याल ही नहीं करते कि नीडल का एज जो है वो ऊपर वाले स्क्रू के साथ अटैच हो गया है या नहीं हुआ, और अगर वो ऊपर वाले स्क्रू के साथ अटैच नहीं होता, सिलाई करते हैं तो सुई टूट जाती है या बेंड हो जाती है या नीचे फीट होक में फंस जाती है। हमने जब भी नीडल लगानी है, चपटे हिस्से को स्क्रू वाली साइड पे लगाना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ऊपर वाला स्क्रू है वो नीडल के एज को टच कर जाए। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न है नीडल एंड थ्रेड डोंट मैच। अक्सर हम डिज़ाइनिंग के चक्कर में क्या करते हैं, मोटा या 3 प्लाई 4 प्लाई धागे को मशीन के नीडल में से निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेंशन भी डिस्टर्ब हो जाती है, और जब टेंशन डिस्टर्ब होती है झटके से नीडल टूट जाती है। उसके बाद टॉप टेंशन टू टाइट, अगर हम टेंशन को बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो क्या होगा, हमारी नीडल जो है तब भी झटका खा के टूट जाएगी। ऑपरेटर पुल्स द फैब्रिक ड्यूरिंग स्टिचिंग विद हैंड्स, चलाने वाला सिलाई के दौरान हाथ से कपड़ा खींचे। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि अक्सर हम क्या करते हैं, सिलाई कर रहे हैं और पीछे से फैब्रिक को खींच रहे हैं, ओबियसली मशीन अपनी स्पीड पर चल रही है। जब हम खुद से फैब्रिक को खींचने की कोशिश करते हैं तो मशीन की टेंशन डिस्टर्ब हो जाती है, उससे क्या होता है कि अचानक से कपड़ा खींचने की वजह से सुई टूट जाती है। हैवी फैब्रिक स्टिचिंग, मोटा कपड़ा सिलाई के लिए इस्तेमाल हो, सिलाई मशीन की एक कैपेसिटी है कि वो फैब्रिक को स्टिच कर सकती है, यानी नीडल की कैपेसिटी से बढ़कर अगर हम कोई कपड़ा इस्तेमाल करेंगे तो सिलाई भी नहीं होगी और नीडल भी टूट जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है स्टिचिंग इज़ बैड और टेंगल अप, यानी सिलाई गंदी और उलझी हुई होना।
अच्छा, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? पुअर थ्रेड क्वालिटी, वही बात आ गई। अगर हम लो क्वालिटी का थ्रेड इस्तेमाल करेंगे, और अक्सर लो क्वालिटी थ्रेड्स में क्या होता है, कहीं पे वो बहुत ज़्यादा मोटे बाइंड हुए होते हैं, कहीं पे बारीक बाइंड हुए होते हैं, और कहीं से उनके थ्रेड टूट रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम सिलाई करते हैं, कहीं पर हमारी स्टिचिंग बहुत मोटी लग रही होगी, कहीं पर स्टिचिंग बारीक लग रही होगी, उसकी वजह से क्या होगा, स्टिचिंग बुरी लग रही होगी। उसके बाद है थ्रेड इज रैप्ड अराउंड स्पूल, धागा नलकी लगाने की जगह पर लपेटा जाना। अब इससे क्या होता है, अक्सर हम सिलाई मशीन बहुत स्पीड में चलाते हैं, जिसकी वजह से नलकी तेज़ी से मूव करती है, और धागा जो है वो स्पूल पर यानी नलकी लगाने वाले पिन पर लिपट जाता है। जब अचानक से धागा लिपटता है तो सुई में से धागा टूट जाता है, और हम दोबारा से इसमें धागा डालते हैं और सिलाई स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है, जगह जगह पर सिलाई के टूटने के निशान पड़ जाते हैं, और हमारी सिलाई स्मूथ नहीं लगती। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सिलाई मशीन को बहुत आराम से और तसल्ली से चलाना चाहिए, स्पीड में सिलाइयाँ नहीं लगानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा धागा न स्पूल पर नहीं लपेटा जाएगा, और हमारी सिलाई स्मूथ आएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है थ्रेड, लिंट और डर्ट इन बॉबिन केस। गंदगी, धागा या रेशे फिरकी की डब्बी में फंसे हों। अगर तो गंदगी फिरकी की डब्बी में फंसी हुई है, उस सूरत में भी बॉबिन कम मूव करेगा, और जहाँ फिरकी ठीक मूव करेगी वहाँ पे स्टिच लग जाएगा, लेकिन जहाँ से अड़ेगी वहाँ पे फिर से लूप्स बन जाएंगे। सो उसके लिए क्या है कि जब भी हमें स्टिचिंग करनी है, प्रॉपर बॉबिन केस को क्लीन करके यूज़ करें। उसके बाद है बॉबिन ओवरफिल्ड। अगर तो हमने फिरकी को बहुत ज़्यादा फिल कर दिया, यानी इसके एजिस से भी ऊपर फिल कर दिया है, तो उस सूरत में क्या होगा, फिरकी बॉबिन केस में नहीं जाएगी, और वो यहाँ पे ऐसे फंस जाएगी, इस तरह से यहाँ पे फंस जाएगी। और अगर वो यहाँ पे इस तरह फंस जाती है तो स्टिचिंग कैसे करेंगे? सो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको एजिस से थोड़ा कम फिल करना है। और एक सूरत ये भी है कि अगर आपने इसको फिल तो किया, लेकिन हल्का हाथ रख के फिल किया, इसकी टेंशन सेट नहीं की, और यहाँ से भी लूप्स बाहर आ रहे हैं, यहाँ से भी लूप्स बाहर आ रहे हैं, जब वो लूप्स वाला एरिया स्टिच में आएगा तो फिर से वो लूप स्टिच में भी बन जाएगा, लिंट्स निकल आएंगे, और उससे क्या होगा, हमारी सिलाई फिर से गंदी लगने लग जाएगी। लास्ट टॉपिक क्या है, अपर और लोअर टेंशन लूज। अब इसमें क्या है, ऊपर या नीचे की टेंशन ढीली होना। मीन्स अगर तो स्टिचिंग मशीन की अपर टेंशन या लोअर टेंशन दोनों लूज हैं, या तो अपर लूज है या लोअर लूज है, तो उस सूरत में क्या होगा, अपर टेंशन लूज है तो नीचे वाली साइड पे धागे में लूप्स बन जाएंगे, और अगर लोअर टेंशन लूज है यानी बॉबिन केस का धागा लूज है, तो ऊपर वाली साइड पे फैब्रिक के लूप्स बन जाएंगे, और अगेन हमारी स्टिचिंग गंदी होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपर टेंशन ना तो टू टाइट हो ना ही टू लूज हो, यानी ना तो ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा लूज़ हो, बिल्कुल दरमियान पे हो। और इसी तरह लोअर टेंशन भी ना ज़्यादा लूज़ हो और ना ज़्यादा टाइट हो, बिल्कुल दरमियान लेवल पे एडजस्ट की गई हो। इससे क्या होगा कि बिल्कुल प्रॉपर स्टिचेस बाइंड होंगे और स्टिचिंग स्मूथ आएगी। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो नीडल की थ्रेडिंग की या टेंशन की होती हैं। सो हमें प्रॉपरली इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना होगा, सो दैट कि हमारी सिलाई मशीन स्टिचिंग जो है वो अच्छी और प्रोफेशनल हो सके। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास समझ आई होगी, और अगर तो आप हमारी क्लास से सेटिस्फाई हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो स्टिचिंग सीखना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ऑपरेटिंग ऑफ स्टिचिंग मशीन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।